Hello students, class 10th, how are you? Today I am teaching you the first video of the chapter The Rise of Nationalism in India का वीडियो फर्स्ट। तो लेट अस स्टार्ट कि यहाँ की राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या कुछ हुआ था। तो एज वी नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 में स्टार्ट हो गया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसका जो इफेक्ट था वो इंडिया में क्या पड़ा होगा। इंडिया ने भी ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ब्रिटेन ने इस शर्त पर इंडिया को कन्विंस किया कि अगर इंडिया ब्रिटेन की साइड से लड़ेगा तो शायद भारत आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पर इंडिया के पार्टिसिपेट करने से जो इंक्रीज था इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी जो सेना का खर्चा था वो ज़्यादा बढ़ गया था एंड वाज फाइनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स एंड इंक्रीजिंग टैक्स इन इंडिया। और इस खर्चे की पूर्ति यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा के की, यानी कि ब्रिटेन का जितना हर्जाना था अपने युद्ध में, जितने वो सैनिकों पर खर्च कर रहा था लड़ाई में, उस सब की भरपाई वो भारत में टैक्स को लगा के उसने पूरी की। यानी कि सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं लड़ ब्रिटेन रहा था लेकिन उसका खर्चा भारत उठा रहा था। दूसरा जो कारण था, दो द वॉरियर्स, जिन दौरान युद्ध हुआ 1940 से 1918 का जो एक टाइमिंग पीरियड था वो काफ़ी हॉरिबल था पूरे संसार में। अगर मैं आपसे बात करूं तो उस समय द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग, जो कीमतें थी, जो वस्तुओं की कीमतें थी वो डबल हो गई। चाहे खाने पीने की चीज़ें कहें या कपड़ों की कीमतें कहें या ज़रूरी नेसेसिटी कमोडिटीज़ जो थी, उससे जब प्राइस राइज हो गए तो कॉज हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल जो थे भारत के, उनके लिए हार्डशिप यानी परेशानियां राइज हो गई। अब वही टेक्निकली बहुत सारे यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पीपल थे उनको आर्मी में जाना पड़ा, है नहीं। अब यहाँ पर खेती कौन करे, तो खेती करने में भी कई बार क्या कहते हैं डिजास्टर्स के टाइम पर, आपदा के टाइम पर फसल जब बर्बाद हो गई, ऑलरेडी कीमतें क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, कीमतें बढ़ गई। फोर्स रिक्वायरमेंट इन विलेज, ये आपका खास पॉइंट है कि जो फोर्स रिक्वायरमेंट था गांव में, गांव से लोगों को आर्मी में जाने के लिए उकसाया गया। यानी कि आर्मी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए इंडिया से आर्मी भेजी गई और उसके लिए गांव-गांव से लोगों को चुना गया, उनको फोर्स किया गया कि वो आर्मी में जाएं और ब्रिटेन की तरफ से लड़ें। क्रॉप्स फेलियर, और कई जगहों पर कई तरह की क्लाइमेटीज के कारण जब फसल बर्बाद हो गई, रिजल्टेड फूड शॉर्टेज, और इसके कारण क्या हुआ, जो फूड था यहाँ पर फूड की कमी हो गई। भाई अब जब फूड की कमी हो गई तो कीमतें बढ़ना तो लाजमी था। कहीं पर बारिश की कमी के कारण या कहीं पर सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई और हर जगह पर भोजन की कमी हो गई। और इस भोजन की कमी के कारण हम कह सकते हैं कि एक अकाल से एक महामारी जैसी फैल गई, एपिडेमिक फैल गई। तो 12 to 13 मिलियन पीपल इस फेमाइन में, इस अकाल में और इस महामारी में मारे गए। बेसिकली अक्सर ये होता है कि जब 10 इयर्स में सेंसस होती है भारत में तो ये देखा जाता है कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन 1921 के सेंसस में ये पहली बार देखा गया कि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने के स्थान पे घटी थी। इसीलिए इसको डिवीजन ऑफ द ईयर बोला जाता है, पॉपुलेशन का डिवीजन ऑफ द ईयर। जब भारत की जनसंख्या में तेजी से फ्रेगमेंटेशन हुआ, विखंडन हुआ भारत की जनसंख्या का, तो हमने ये तो देख लिया कि इस लड़ाई का, इस वॉर का भारत की पॉपुलेशन पर, इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर इन आवर कंट्री इंडिया।
तो बेसिकली भारत चाहकर भी इस युद्ध से पीछे नहीं हो सकता था। यहाँ पर तो इतना वैसे ही महामारी फैली थी, सूखा पड़ा हुआ था, क्रॉस फेलियर हो चुकी थी, गांव से आर्मी वालों को ज्वाइन करने को मजबूर कर दिया गया था। दूसरा, यहाँ पर जो खेती करने वाले जो लोग थे ज़्यादातर वो वर्ल्ड वॉर में सेना में जा चुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर अब महिलाओं ने मोर्चा संभाला। महिलाओं ने वो काम भी किए जो कभी पुरुष किया करते थे। अब क्वेश्चन ये था कि इतनी जब यहाँ पर प्रॉब्लम्स राइज हो रही थी, तो क्या इन सब प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ऐसा, हम फरिश्ता कह सकते हैं, कोई ऐसा इंसान था जो मदद कर सकता था लोगों की। फाइनली अगर हम बात करें एक ऐसे ही नेशनलिस्ट लीडर की, यस, दैट वाज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केम टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। अराइव गांधी जी इन इंडिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आ गए। अब जब वो भारत में आए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने विजिट किया। द महात्मा गांधी विजिटेड थ्रू आउट द कंट्री एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन इन द कंट्री। भारत में यहाँ पर हालातों पर ऑब्जर्वेशंस किया। और ऐसा माना जाता है कि 1916, 17 और 18 में गांधी जी के लीडरशिप में यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अब ये तीनों मूवमेंट है, ये जो मैप वर्क है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो देखते हैं, गांधी जी ने 1916 में चंपारण बिहार में गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट मूवमेंट। पहला मूवमेंट गांधी जी ने चंपारण में इंडिगो की प्लांटेशंस करते थे, उन पीजेंट्स के फेवर में आंदोलन चलाया। चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट्स था। द क्वेश्चन में भी अराइज की गांधी जी का फर्स्ट, लोकेट द प्लेस वेयर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो यू विल लोकेट इन चंपारण, दैट इज इन बिहार। ये आपका बिहार है। मैप में अगर आप देखेंगे नीचे पटना लिखा है, बिहार की कैपिटल। 1960 में चंपारण मूवमेंट चलाया इंडिगो प्लांटर्स के फेवर में। ठीक 1917 में गांधी जी ने एक दूसरा मूवमेंट चलाया, दैट वाज कौन सा था वो, खेड़ा में। तो खेड़ा दैट इज हियर इन गुजरात में ईयर 1917। तो खेड़ा में जो वर्कर्स थे उनके फेवर में गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया। और 1918 में गांधी जी स्टार्टेड वंस अनदर मूवमेंट दैट वाज इन, ठीक इसके ऊपर में अहमदाबाद देंगे, वो भी गुजरात में है। 1918 में गांधी जी स्टार्टेड थर्ड मूवमेंट्स। अहमदाबाद के जो मजदूर थे, मिल वर्कर्स थे, उनके फेवर में गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया 1918 में। तो हियर वी आर वाचिंग की चंपारण में चलाया 16 में, गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। खेड़ा में चलाया गुजरात में 17 में। फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के फेवर में गांधी जी ने तीसरा मूवमेंट चलाया। तो इस तरह से गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी, द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी बिगेन स्प्रेड, वो क्या होने लगी, स्प्रेड फैलने लगी। जब गांधी जी इतने पॉपुलर हो रहे थे तो तभी 1919 में जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक, हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट लगा दिया था। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, जरा उस पर नज़र डालते हैं कि 1919 में ब्रिटिशर्स के द्वारा रॉलेट एक्ट जो लगाया गया, आखिर वो था क्या।
इस रॉलेट एक्ट में दैट हैज बीन इम्पोज हरिडली, बहुत जल्दबाजी में लगाया गया था रॉलेट एक्ट, दो द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ब्रिटिशर्स की इंडिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके कि चुनाव भी कराए जाते थे, भारतीय लोग भी इसमें शामिल होते थे, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर, जो इंडियन भारतीय सदस्य थे उनके विरोध के बावजूद, कितना अजीब लगता है ना, एक ऐसी काउंसिल जिसमें इंडियन मेंबर्स भी हैं और इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन के बावजूद ये कानून ये एक्ट बना देना कहीं ना कहीं इंडियन मेंबर्स की वैल्यू को कम करता है। क्या वैल्यू रह गई इंडियन मेंबर्स की उनके अपोजिशन के बावजूद? लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया भारत में। अब रॉलेट एक्ट जो पास कर दिया, इसमें जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई। अब भाई एक ऐसा कानून बना दिया जिसके कारण कि ब्रिटिशर्स जो थे ज़्यादा पावरफुल हो गए, इनॉर्मस पावर उन्होंने गेन कर ली टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर्स थे, हमने देखा कि जैसे बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें और विपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें, और लाला लाजपत राय जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। तो ये जो लीडर्स थे ये उग्रवादी थे, ये एकदम से एग्रेसिव हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को या अदर जो इन एक देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने के उद्देश्य से ये लोग भारत में लोगों में एक यूनिटी डेवलप कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस्ड किया जाए, इसके लिए ऐसा कानून लाना जरूरी था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फाइनली रॉलेट एक्ट को इन्होंने पास कर दिया जिससे इनको ताकत मिल गई, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ हो रही थी लीडर्स के, नेशनलिस्टों के द्वारा, उनको सप्रेस किया गया या सप्रेस करना था इनका मेन एम। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजन, किसी भी एक राजनीतिक या एक नेता को, प्रिजनर्स को ट्रायल पर यानी जेल पर बिना मुकदमा चलाए इसको जेल पे रख दिया जा सकता है। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ट्रायल पर रखा जा सकता था 2 years बिना उस पर मुकदमा चलाए। उस पर मुकदमा चलाने का भी कोई उन्हें ज़रूरत नहीं थी। और इसमें अगर हम देखें ना, ऑब्जर्व करें, किसी के भी घर में जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी या जो पुलिस थी वो किसी के भी घर में रेड मार सकती थी और उसकी तलाशी ले सकती थी। और कहीं पर अगर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में कहीं पर नारे लगते थे तो उसको बिना उस पर चार्जशीट दायर किए उसको जेल में डाल दिया जाता था। उसको शक के बेसिस पर भी उसको जेल में डाल सकते थे। तो इस तरह के जो एक्ट थे, महात्मा गांधी ने उसे काला कानून कहा। इस रॉलेट एक्ट को, जिसमें कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के घर में जाके उसको अरेस्ट कर सकती थी, ऊपर छापा मार सकती थी, उसके घर की तलाशी ले सकती थी और उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी उस पर मुकदमा चलाए बिना। ऐसे कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गांधी जी ने। और कहीं ना कहीं ये इंडियन नेशनलिस्टों या इंडियन पीपल्स के अधिकारों को तो कम करता ही था और ब्रिटिशर्स की शक्ति को तो बढ़ाता ही था। तो इसके विरोध में कई जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसेस पर फायरिंग की गई, मतलब भारतीयों के जो राष्ट्रवादी थे, नेता थे, उन्होंने हमला किया और कई जगह पर हिंसा हुई। अब जब जगह जगह पर इतने विरोध हो रहे थे तो पुलिस क्या थी, पुलिस को काफ़ी मुश्किलें हो रही थी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जो भी देश के उस समय हालात हो रहे थे, हर जगह पर दंगे भड़क रहे थे और मूवमेंट्स चल रहे थे गांधी जी के लीडरशिप में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो ऐसा माना गया कि पुलिस लगभग असफल हो गई सिचुएशन को
अंडर कंट्रोल करने में। तो जब पुलिस किसी जगह पर किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वो पावर आर्मी को दी जाती है। इसी को मार्शल लॉ कहा जाता है। तो मार्शल लॉ के तहत मीटिंग करना भी अलाउड नहीं होता है, किसी जगह पर मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं। तो सारी जो पावर थी वो आर्मी को दे दी गई पुलिस से लेके। अब आर्मी के पास किसी जगह का कंट्रोल था। जो जनरल डायर था उसको इसकी कमान सौंपी गई। तभी 11 अप्रैल को पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के 2 फेमस लीडर को अरेस्ट कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये पंजाब के 2 फेमस लीडर्स थे। तो जब पंजाब गवर्नमेंट ने इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया तो इसके प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल 1919 को पीपल बिगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रूटलिटी। इस तरह की ब्रूटलिटी के उनको मारा पीटा गया जेल में। तो इसके अगेंस्ट पंजाब में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर क्या किए लोग, 13 अप्रैल 1990 को इकट्ठा हुए। और कुछ लोग क्या हुए वहां पर, वाइल सम केम टू सेलिब्रेट बैसाखी, कुछ लोग यहाँ पर बैसाखी मनाने के लिए आए थे जलियांवाला बाग पर। तभी जो आर्मी का जनरल था वो जनरल डायर वहाँ आ गए और टू शॉट देम, और उन पर गोलियां चलवा दी। बेसिकली जो जलियांवाला बाग पे असेंबल्ड हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको तो मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि जनरल डायर को सारी कमान दे दी गई है और किसी जगह पर इस तरह से एक मीटिंग्स करना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना अलाउड नहीं था। पर पीपल फिर भी वहाँ पर आए और कुछ लोग तो अनजान थे, वो दूर जहाँ पर क्या कहते हैं समाचार का उतना उनको न्यूज़ नहीं मिल पाती थी, वो लोग वहाँ पर आए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। उन सभी लोगों को इसमें लोग जख्मी हुए और बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इससे गांधी जी काफ़ी डिप्रेस हो गए और गांधी जी ने यहाँ पर एक मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की जो घटना थी जो अमृतसर में जलियांवाला बाग पर हुई थी, तो इससे काफ़ी आहत था पूरा देश भी कि जनरल डायर ने किस तरह से निर्दोषों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और कई सारे लोग जख्मी हो गए। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी एक मूवमेंट चलाना चाहती थी, पर क्या गांधी जी बिना मुस्लिमों को साथ में लिए एक मूवमेंट चला सकते थे? तभी कहते हैं यहाँ पर एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। तो वी विल सी कि ये खिलाफत मूवमेंट्स क्या था, किन लोगों ने इसे शुरू किया था और किस तरह से यूनाइटेड हो गए, आगे क्या हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट लागू किया था ब्रिटिशर्स ने, काला कानून गांधी जी ने कहा, मूवमेंट्स चल रहे थे, यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। जलियांवाला बाग में उतना ट्रेजेडी मैस्क्री कहा गया 13 अप्रैल 1919 को इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट था वो क्या था, वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।